नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों। राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और आपके दिलों की धड़कनें तेज कर देती हैं। आज फिर से एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, क्या आप कभी उन अंधेरे रहस्यों का पीछा करने का सोचते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता? क्या आप उन खौफनाक घटनाओं का सामना करने के लिए तैयार हैं जो आपके दिल की धड़कन को रुकने पर मजबूर कर देती हैं? यह कहानी है 3 दोस्तों की जो एक भूतिया रेलवे स्टेशन पर आते हैं जहां अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। एक दोस्त की रहस्यमयी मौत और एक अदृश्य ताकत का पीछा करते हुए ये सभी जानते हैं कि अब वे सिर्फ डर से नहीं बल्कि अपनी जान की सलामती के लिए लड़ रहे हैं। जैसे जैसे वे सच्चाई के करीब पहुंचते हैं, घटनाएं और भी खौफनाक हो जाती हैं। लेकिन एक दोस्त की वापसी और उसके रहस्यमय प्लान के बाद क्या ये सभी अब इस साए से बच पाएंगे, या फिर यह डर उन्हें और भी गहरे अंधेरे में खींच ले जाएगा? यह कहानी आपको खौफ और रहस्य से भरपूर एक खतरनाक सफर पर ले जाएगी, जहां हर पल एक नई चुनौती सामने आएगी। कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा। डर और खौफ का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब यह कहानी मेरी जुबानी सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। अरुण एक निडर और साहसी युवा था। उम्र अभी वही कोई 28 से 30 के आसपास रही होगी। खतरों से खेलना उसकी आदत में शुमार था। वह हमेशा कुछ नया करता, नई नई चीजें एक्सप्लोर करता, देश के कोने कोने में ऐसी जगह खोजता जो हंटेड मानी जाती थी। मोहित और जावेद जो कॉलेज में उसके साथ पढ़ते थे, उसके साथ मिलकर यह काम करते थे। तीनों जिगरी यार थे, लेकिन तीनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। अरुण हर बात सोच समझकर नाप तौल कर बोलता, वहीं मोहित बिना सोचे समझे जो उसके मुंह में आए बोलता ही रहता। दूसरी ओर जावेद बहुत कम बोलता। जब तक सामने वाला उससे बोलने को न कहे वह चुप ही रहता। लेकिन तीनों का मकसद एक था, लोगों को कुछ हटके, कुछ दिलचस्प और अनकही दुनिया से रूबरू करवाना। इसके लिए वे बड़े से बड़ा खतरा भी उठाते। उनकी इसी मेहनत और लगन के चलते उन्हें खूब नाम और शोहरत मिली। बड़ी संख्या में लोग उनके चैनल को देखते और सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो करते। वे अपने कारनामों को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए दिखाते, जिससे लोग भी उनके भूतिया सफर का मजा लेते और उन्हें प्रोत्साहित करते। ऐसे ही एक मिशन में अरुण, मोहित और जावेद के साथ बिहार से आसाम के एक प्रेत बाधित गांव कुंडलपुर पहुंचे। गांव वालों के दिलो दिमाग पर भूत प्रेत का खौफ इस कदर छाया था कि रात होते ही कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। दिन ढलने ही वाला था। आसमान में संध्या बेला की लालिमा बिखरी हुई थी। उसी समय अरुण अपनी टीम के साथ कुंडल गांव पहुंचा। गांव के कुछ लोग एक पेड़ के नीचे चौपाल में बैठे थे। अरुण ने सोचा, इनसे मिलकर पहले विस्तार से जान लिया जाए कि माजरा क्या है। पहले तो गांव के लोग बाहरी अजनबियों को देखकर थोड़ा झिझके आपस में कानाफूसी करने लगे। क्या पता ये लोग यहां क्या करने आए हैं। बड़े ही आश्चर्य से वे तीनों को देखने लगे। अरुण सीधा उनके पास गया, दुआ सलाम की और फिर गांव के भूतिया होने के बारे में जानना चाहा। वहां जो लोग बैठे थे वे इस विषय में बात करने से भी कतरा रहे थे। तभी एक बुजुर्ग बोले, इन चक्करों में मत पड़ो। अरुण हल्के फुल्के अंदाज में हंसते हुए बोला, यही तो मेरा काम है। ऐसी जगहें खुद ही मुझे अपने पास बुलाती हैं। बुजुर्ग गंभीर होते हुए बोले, यही तुम शहर वालों की समस्या है। अपने से ज्यादा किसी को समझते ही नहीं। कई साल पहले भी ऐसे ही कुछ लोग आए थे। बहुत दिलेरी दिखाई, औंधे मुंह पड़े मिले। क्या मालूम जिंदा बचे या मरे। पुलिस गाड़ी में भर कर ले गई। एक दूसरा बुजुर्ग बोला, अरे नहीं, उसके गर्दन पर नुकीले नाखून थे। सारा खून तो वह डायन पी गई। कहां बचे होंगे। अरुण की दिलचस्पी और बढ़ गई। उसे लगा
वह बिल्कुल सही जगह पर आया है। अब तक जितने भी हंटेड स्थानों पर गया था वहां ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था। अरुण ने आवाज में कठोरता लाते हुए गांव वालों से कहा, तब तो जरूर देखना चाहूंगा, बताइए कहां मिलेगी चुड़ैल? मोहित ने मजाकिया लहजे में पूछा। गांव वालों, चुड़ैल देखने में कैसी है? बुजुर्ग बोले, मेरी बात मान लो, जब तक आदमी खुद न देखे उसे भरोसा नहीं होता, लेकिन देखने के बाद भरोसा करने लायक भी नहीं बचता। अरुण जहां भी किसी प्रेत बाधित जगह पर जाता वह पहले से पूरी रिसर्च करके जाता था। अपने मोबाइल फोन से उसने सब रिकॉर्ड कर रखा था। वह हंसते हुए बोला, दादा तुम काहे डरा रहे हो? हम डरने वालों में से नहीं हैं। मोहित ने चुटकी ली। दादा आपकी तो उम्र हो गई है, आपने देखा उस चुड़ैल को? बुजुर्ग के रोंगटे तन गए। कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने कहा, हाँ एक बार देखा था, बहुत साल पहले की बात है। फंस ही गया था, बाहर से आ रहा था, रात हो गई। सोचा उस कच्ची सड़क से जल्दी पहुंच जाऊं, क्या मालूम था वह डायन घात लगाए बैठी होगी। दूसरा बुजुर्ग आह भरते हुए बोला, कर्म जली, वहां से हटती भी नहीं, कितनों का खून पिएगी, खेला खत्म कर देगी। पहला बुजुर्ग बोला, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमने तो तुम्हारे भले की बात कह दी। बात करते करते सूरज ढल चुका था, अंधेरा बढ़ने लगा। जो लोग वहां बैठे थे वे अपने अपने घर चले गए। जंगल से गुजरने वाले रास्ते का खाका पहले से ही तैयार कर लिया गया था। कहां से जाना है, कहां से निकलना है, सब तय था। बस इंतजार था रात के और गहरे होने का। मोहित ने अरुण का मन टटोलते हुए कहा, शमशानी बाबा से मैंने ताबीज बनवाई है। उसने अरुण की तरफ ताबीज बढ़ाते हुए कहा, लो पहन लो। अरुण हंसते हुए बोला, अगली बार शमशानी बाबा से भभूत मांग कर लाना, पूरे शरीर पर लपेट लूंगा। मोहित ने जावेद की तरफ देखते हुए कहा, तुम भी कुछ कहो। जावेद बोला, यह अच्छा विचार है, अघोरी तांत्रिकों से वैसे भी भूत प्रेत डरते हैं। अरुण, मोहित और जावेद तीनों कच्चे पथरीले रास्ते से होकर सुनसान जंगली इलाके की ओर बढ़ने लगे। अरुण ने मोहित से मजाकिया लहजे में कहा, शमशानी बाबा ने कितने भूत प्रेत बांध रखे हैं? मोहित बोला, यार मुझे पता है तुम्हें डर नहीं लगता, लेकिन आशीर्वाद और अभिशाप काम करते हैं। जावेद दोनों के पीछे चलते हुए अपना कैमरा चेक कर रहा था। उसने कहा, भाई यह तो डर गया, जो डर गया समझो मर गया। मोहित ने जावेद का मुंह बंद करवाते हुए कहा, अब आगे कुछ मत बोलना, मेरी तो पहले से फटी पड़ी है। मुझे तो उस बूढ़े की बातों में सच्चाई दिखी, क्या पता वह सच ही बोल रहा हो। जब इंसान है तो भूत क्यों नहीं हो सकते, है कि नहीं? अरुण जावेद की तरफ मुड़ते हुए बोला, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं? जावेद ने कहा, मैं तो चाहता हूं चुड़ैल मिले, इतनी दूर आने का कुछ तो फायदा हो। अरुण ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, अंधविश्वास के बाएं प्रोडक्ट, तुम उन अनपढ़ गंवारों की बातों पर यकीन करते हो। मोहित अपने डर को हंसी में छिपाते हुए बोला, चल भाई शेर सिंह, जो भी है तू ही है। अपने गले में माला डालते हुए उसने कहा, जय शमशानी बाबा। अब आगे तू, पीछे मैं। अरुण और उसके दोस्त करीब 2 घंटे से जंगल में खाक छान रहे थे। बीच बीच में जंगली जानवरों की चीखने की आवाज भी आती। इस तरह के माहौल से पहले भी वे कई बार गुजर चुके थे, सो यह कोई नई बात नहीं थी। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। तीनों ही थक कर लस्त पस्त हो चुके थे। उधर लाइव रिकॉर्डिंग भी चल रही थी। लोग लगातार कमेंट कर रहे थे, भाई चुड़ैल नहीं दिखी, चुड़ैल कहां है? अरुण और मोहित अपने प्रशंसकों का हंसी मजाक से मनोरंजन करते रहे। अब रात के 2 बजे को आए। मोहित ने अरुण से कहा, भाई अब लौटते हैं, कुछ होता तो अब तक मालूम चल जाता। बिना मतलब के वह बूढ़ा डराए जा रहा था कि चुड़ैल खा जाएगी। अरुण ने अपने प्रशंसकों से कहा, दोस्तों जैसा कि आप समझ सकते हैं अब समय हो गया है, हम यहां से निकलते हैं। अगर जाग रहे हो तो सो जाओ, और अगर सो रहे हो तो नींद पूरी कर लो। फिर मिलेंगे एक नई हंटेड जगह के साथ, तब तक सब्बा खैर। उधर प्रशंसक टिप्पणी कर रहे थे, थोड़ा और। तभी जावेद ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी, लेकिन कैमरे की लाइट चालू रखी, जिससे रास्ता साफ दिख रहा था।
जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पर लौटने लगे। उस जंगल के रास्ते में एक टूटी फूटी घास फूस की झोपड़ी थी। आते समय उन्होंने इसे देखा था, लेकिन इस बार उन्हें वहां से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अरुण तुरंत सतर्क हो गया और मोहित की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुमने कुछ सुना? मोहित ने कहा, शायद कोई जंगली जानवर होगा। उन्होंने कुछ कदम ही आगे बढ़ाए थे कि वह रोने की आवाज और तेज हो गई, जैसे किसी इंसान के रोने की आवाज हो। जावेद ने तुरंत रिकॉर्डिंग चालू कर दी। कमेंट्स आने लगे, भाई जाकर देखो। अरुण ने अपने प्रशंसकों से कहा, आपका हुक्म सर, आंखों पर, देखते हैं क्या है। जैसे ही वे झोपड़ी के पास पहुंचे, रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। अरुण ने एक पत्थर उठाकर झोपड़ी की तरफ फेंका। झोपड़ी हिलने लगी, जैसे कोई उसे हिला रहा हो। अरुण ने फिर से एक पत्थर उठाया और झोपड़ी की उस तरफ तेजी से फेंका जहां से वह हिल रही थी। इस बार एक भयानक चीखने की आवाज आई। मोहित और जावेद के रोंगटे खड़े हो गए। अरुण ने उन्हें चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, आगे देखो। वह झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। उसने वहां पड़ी एक बड़ी लकड़ी उठा ली और झोपड़ी से घास फूस हटाने लगा। तभी एक कर्कश आवाज के साथ तेज हवा का झोंका आया और झोपड़ी मानो उनके ऊपर किसी ने फेंक दी हो। तीनों पीछे की तरफ दूर जा गिरे। उन्होंने देखा कि एक परछाई उनके सामने से गुजर रही थी। इस बार तो अरुण भी डर से सिहर उठा। वह जल्दी से खड़ा हो गया और बोला, उसका पीछा करते हैं, आखिर वह क्या था। मोहित ने भी अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा, शायद इस रास्ते से गई। जावेद ने अपना कैमरा उठाते हुए कहा, भाई लगता है बैटरी भी गई। अरुण ने कहा, कोई बात नहीं, हमारी बैटरी रिचार्ज है। वे उस दिशा में बढ़ने लगे जहां से वह परछाई गुजरी थी। कैमरे का फोकस ना होने के कारण उन्होंने अपने अपने मोबाइल फोन और टॉर्च की फ्लैशलाइट ऑन कर ली। करीब 500 मीटर चलने के बाद अरुण को सामने कुछ धुंधला सा दिखा। उसने बिना पीछे मुड़े धीरे से कहा, तुमने देखा? मोहित ने हांफते हुए जवाब दिया, हाँ, कुछ तो लग रहा है, और मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही मोहित पीछे मुड़ा, उसकी सिटी पिटी गोल हो गई। वह घबराकर बोला, जावेद। अरुण ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और पूछा, कहाँ है जावेद? मोहित ने कहा, पीछे ही तो था, अचानक से कहाँ गायब हो गया। उन्होंने फिर उसी रास्ते पर लौटना शुरू किया जिस रास्ते से आए थे। वे इधर उधर टॉर्च की फ्लैशलाइट मारते हुए जोर से चिल्ला रहे थे, जावेद, जावेद, कहाँ हो? जावेद का कहीं कुछ पता नहीं था। दोनों उसे खोजते खोजते एक बड़े से झाड़नुमा पेड़ के पास पहुंच गए। इधर उधर टॉर्च की लाइट मारकर देखते रहे। तभी अचानक मोहित चिल्लाया, भाई वो देख, जावेद, जावेद। जावेद उस झाड़नुमा पेड़ की एक डाल से लटका हुआ था। जैसे ही दोनों उसकी तरफ बढ़े, उस डाल पर जैसे कोई परछाई लिपटी हुई हो। उसने जावेद को नीचे फेंक दिया। अब एक डाल से दूसरी डाल, फिर दूसरी से तीसरी डाल, इस तरह डालें हिलने लगीं। जावेद नीचे बेहोशी की हालत में पड़ा था। अरुण ने उसे झकझोरते हुए कहा, जावेद उठ जा, जावेद। मोहित के पास पानी की बोतल थी। उसने बैग से निकालकर जावेद के मुंह पर पानी के छींटे मारे। जैसे ही जावेद को होश आया, वह पूरी तरह से सुन्न था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। मोहित का भी डर के मारे बुरा हाल था। अरुण ने उसे हौसला बढ़ाते हुए कहा, हम डरेंगे नहीं। उसने फ्लैशलाइट पेड़ की ओर करते हुए कहा, जो कोई भी हो सामने आ, हमें तुमसे डर नहीं लगता। अभी तक एक डाल से दूसरी, फिर तीसरी और चौथी डाल हिल रही थी, जैसे कोई उस पर छलांग लगा रहा हो। अरुण ने फिर जोर से चिल्लाया, डर गई क्या? डालें हिलनी बंद हो गईं, लेकिन अचानक पेड़ इतनी जोर से हिला कि लगा जैसे उखड़ जाएगा। मोहित ने डरते हुए कहा, भाई यह हमें नहीं छोड़ेगी, जितनी जल्दी हो सके भाग चलो। लेकिन अरुण ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और कहा, वह कोई भी हो, डर ही उसकी जीत है, चुपचाप खड़े रहो। कुछ देर तक तीनों बिना हिले डुले खड़े रहे। इस बार कुछ दूरी पर हलचल हुई, जैसे वह परछाई उन्हें अपनी तरफ बुला रही हो। अरुण उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मोहित और जावेद भी उसके साथ हो लिए। जैसे ही वे कुछ दूर आगे बढ़े, अजीब सी आवाजें और हलचल होने लगी। मोहित ने डरते हुए कहा, भाई लगता है वह हमें अपने जाल में फंसा रही है,
लौट चलते हैं। अरुण ने दोनों की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, डरो मत, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। वे परछाई का पीछा करते करते काफी दूर निकल आए थे। अब उन्हें खुद नहीं पता था कि वे कहां से चले थे और कहां पहुंच गए थे। अरुण ने पलट कर देखा, लेकिन इस बार मोहित और जावेद दोनों का कोई अता पता नहीं था। उसकी हालत भी बुरी तरह खराब होने लगी थी। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन वह यह जाहिर नहीं करना चाहता था कि वह डरा हुआ है। अरुण ने मोहित और जावेद को आवाज दी, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। अचानक कुछ दूरी पर चीखने की आवाज आई। अरुण उसी ओर भागा। उसने देखा कि मोहित जमीन पर घिसटता हुआ पीछे जा रहा था, जैसे कोई उसकी गर्दन पकड़कर खींच रहा हो। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। अरुण तेजी से उसकी ओर भागा, लेकिन मोहित और तेजी से पीछे खींचा जाने लगा। अरुण ने जंप करते हुए मोहित के पैरों तक पहुंचकर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मोहित को अपनी तरफ खींच रही हो। अरुण ने जैसे ही दूसरी तरफ जाने के लिए छलांग लगाई, उस परछाई ने उसे जोर से दूर फेंक दिया। जब वह होश में आया तो उसे मोहित की वह बात याद आई, आशीर्वाद अभिशाप में काम करता है। अरुण ने मोहित का बैग ढूंढना शुरू किया, जिसमें वह ताबीज था। इतने बड़े जंगल में बैग का मिलना मुश्किल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मोहित के घसीट के निशान जिस रास्ते पर थे उसी पर आगे बढ़ा। सौभाग्य से उसे बैग मिल गया। बैग से ताबीज निकालते ही वह बिना देर किए मोहित की तरफ भागा। पहले तो मोहित की चीखने की आवाज लगातार आ रही थी, लेकिन अब वह भी सुनाई नहीं पड़ रही थी। अरुण का गुस्सा बढ़ता गया। उसने गले से भरी आवाज में चीखते हुए कहा, चुड़ैल, अगर तुझ में ताकत है तो सामने आ। वह बार बार यही चिल्लाता रहा। अचानक से फिर मोहित की आवाज सुनाई दी। अरुण तेजी से उसी ओर भागा। एक बड़े से टीले नुमा पहाड़ी पर पहुंचा। तभी किसी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। उसके गले में जैसे कोई नुकीली चीज घुसने लगी हो। अरुण पलटकर जैसे ही उसे धक्का दिया, वह दूर जा गिरा। उसके बाद जो देखता है उसकी आंखें चौंधियां जाती हैं। मोहित हवा में उल्टा लटका था। उसकी लाल बड़ी बड़ी आंखें मानो बाहर निकल आएंगी। मोहित अरुण पर थूकते हुए बोला, तू मेरी ताकत देखेगा, बोल बोलना बंगा। फिर वह गाली में गाली बकने लगा। डर गया ना? अचानक वह जोर जोर से हंसने लगा। अरुण का दिमाग चकराने लगा। मन ही मन उसने सोचा, साला ये आसामी कब सीखा। एक कदम पीछे लेते हुए अरुण ने छलांग लगाई और मोहित के गले में वह ताबीज डाल दिया। मोहित जमीन पर नीचे गिर गया। उस परछाई को जैसे जोर से किसी ने धक्का देकर दूर फेंक दिया हो। सुबह होने पर मोहित और अरुण गांव के ही कुछ लोगों को अचेत अवस्था में मिले। काफी देर के बाद उन्हें होश में लाया गया। अरुण और मोहित होश में आते ही गांव वालों की मदद से जावेद को खोजने में लग गए। जावेद उन्हें एक खड्डे में मिला। देखा, उसकी सांसें अभी चल रही थीं। उसके हाथ पैर मिट्टी से सने थे। बगल में एक खदान थी। गांव वालों ने औजार से मिट्टी हटाई। कई फुट नीचे खुदाई करने के बाद उन्हें हड्डियों का कंकाल मिला, जो गांव की ही किसी औरत का था, जो दशकों पहले लापता हो गई थी। गांव वाले आपस में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें बनाने लगे। वही है, यही डायन है, इसे जला दो तभी इसे मुक्ति मिलेगी। कुंडल नाम के उस भूतिया गांव से अरुण, मोहित और जावेद करीब करीब मौत के मुंह से लौटे थे। गनीमत थी कि तीनों की जान बच गई। गांव वाले भी हैरान थे कि आखिर वे बच कैसे गए। अरुण और उसके साथियों की हिम्मत की प्रशंसा की गई। कुछ दिन गांव में ही रुककर आराम करने को कहा गया, लेकिन अरुण कहाँ रुकने वाला था। उसने सबका आभार व्यक्त किया और अपनी टीम के साथ वहां से नजदीकी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर आसाम से सीधा बिहार अपने घर की ओर निकल गया। जावेद और मोहित तो अधमरे हो गए थे, अपनी सीट पर पड़ते ही सो गए। लेकिन अरुण की आंखों से नींद कोसों दूर थी। गर्मी का समय था। उसने सोचा, गेट के पास कुछ समय बैठकर ठंडी हवा ली जाए। ट्रेन सरपट पटरी पर दौड़ी जा रही थी। बीच में कुछ छोटे मोटे स्टेशन आते, ट्रेन रुकती और जिसकी जहां सीट होती वह चढ़ता जा रहा था। अरुण की बोगी में कोई चढ़ा। अरुण बैठे बैठे ही थोड़ा साइड में हो गया। रात भी बढ़ती जा रही थी, ठंड भी बढ़ रही थी। अरुण ने सोचा, चलो अब अपनी सीट पर चला जाए।
ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। अरुण ने सोचा कोई स्टेशन आया होगा। ग्रिल पकड़कर बाहर की ओर झुककर देखा तो दूर से ही एक छोटा सा स्टेशन दिखाई दिया। स्टेशन बसितपुर खाली ही नजर आ रहा था। वर्दी में एक आदमी हरी झंडी दिखाते हुए पास से गुजर रहा था। ट्रेन बिना रुके धीरे धीरे स्टेशन पार करने लगी। अरुण जैसे ही अंदर जाने को मुड़ा, उसने देखा कि ट्रेन के पास से एक महिला ट्रेन पकड़ने के लिए भागती हुई दिख रही थी। अरुण ने पीछे पलटकर देखा तो वह महिला ट्रेन पर चढ़ने के बजाय साथ ही दौड़ रही थी। ट्रेन के स्टेशन क्रॉस करने के बाद भी वह दौड़ती ही रही। जैसे ही वह महिला अरुण के पास से गुजरी, उसने अपना हाथ बाहर निकाला ताकि वह महिला उसका हाथ पकड़कर अंदर आ जाए, लेकिन महिला ने उसका हाथ पकड़ने के बजाय और तेज दौड़ना शुरू कर दिया। यह बहुत ही अजीब था। अरुण ने सोचा पागल है शायद। फिर वह महिला अचानक पटरी पर दौड़ती हुई दिखी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस वह उसकी हरकतों को आश्चर्य से देख रहा था। देखते देखते वह महिला अंधेरे में ओझल हो गई। अरुण मन ही मन सोचता रहा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। जावेद और मोहित अपनी सीट पर बेसुध पड़े थे। अरुण भी जम्हाई लेते हुए जैसे ही खिड़की बंद करने को हुआ, बाहर से कुछ अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे खिड़की के पास कोई बात कर रहा हो, लेकिन स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था। अरुण जैसे ही खिड़की के पास कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है, तभी एक डरावनी परछाई खिड़की से चिपक जाती है। वह एक रूहानी औरत की आकृति थी। लाल सुर्ख आंखें, बिखरे बाल और बेहद डरावना चेहरा। अरुण उस पल तो मानो सुन्न हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके प्राण निकल गए। वह झटके से जागा और किनारे वाली सीट पर गिर गया। वहां एक महिला सोई पड़ी थी। अरुण के गिरने से वह महिला अपनी सीट से उछलकर बैठ गई। उसके खुले बाल और चेहरा देखकर अरुण को दोहरा झटका लगा। अरुण खड़ा होकर जल्दी जल्दी सॉरी सॉरी कहने लगा। महिला चिल्लाते हुए बोली, अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता? इतने में मोहित और जावेद भी जाग गए। मोहित ने पूछा, क्या हुआ? महिला, जो आसामी भाषा में बोल रही थी, लगातार जली कटी सुनाने लगी। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वह जितनी गालियां दे सकती थी, दे रही थी। मोहित उसे समझाते हुए बोला, आंटी, आपको गलत फहमी हुई है। ये लड़का वैसा नहीं है, थोड़ा दिमाग का ढीला है। फिर मोहित ने अरुण को थपकी देते हुए कहा, चल सो जा। खुले बालों में उस महिला की शक्ल देखकर भूल जा उस चुड़ैल को। अरुण का दिमाग अभी भी सुन्न था। उसने कहा, वह यहां भी पहुंच गई। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। मोहित ने महिला से कहा, देखा, मैंने कहा था ना। महिला अपना सरा सा मुंह बनाते हुए अपनी सीट पर लेट गई। अरुण भी चुपचाप अपनी सीट पर जाकर लेट गया, लेकिन अब उसे नींद कहां आने वाली थी। रात में ठंड होने के बावजूद पसीना बह रहा था। अरुण रात भर खुली आंखों से इधर उधर देखता रहा, कहीं वह फिर से ना आ जाए। दिल्ली पहुंचते ही अरुण, मोहित और जावेद अपने अपने घर चले गए। अरुण कई दिनों से सोया नहीं था। वह शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से अस्वस्थ हो चुका था। कई दिनों तक वह बस सोता रहा, खाता पीता और फिर सो जाता। घर में किसी से कोई बात नहीं करता। अरुण की मां कमला उसकी इस हालत को देखकर बड़ी चिंतित हो गई। हालांकि वह पहले भी ऐसे सफर में जाता था, लेकिन पहले कभी ऐसी हरकतें नहीं करता था। वह सोते सोते अचानक उठकर बैठ जाता, सोते हुए भी मध्यम स्वर में बड़बड़ाता रहता। सब कुछ अजीब था। एक दिन मोहित अरुण के घर पहुंचा। अरुण सो ही रहा था। मोहित ने घंटी बजाई। कमला ने दरवाजा खोला। मोहित ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है आंटी, हमारा घोस्ट हंटर कहाँ है? कमला गुस्से में बोली, आग लगे तुम्हारे ऐसे काम को, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। तुम लोग करते क्या हो? कोई अच्छी सी नौकरी करो। मोहित हंसते हुए बोला, आंटी क्या बात करती हो, इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? यह कहते हुए वह घर के अंदर आ गया। उसकी निगाहें अरुण को इधर उधर ढूंढने लगीं। कमला किचन में अपना काम करते हुए खुद से बड़बड़ा रही थी, पता नहीं क्या हो गया है आजकल के लड़कों को, कौन सी धुन में रहते हैं, जो वह कहें वही सही। मोहित बाहर बरामदे में रखे सोफे में ढसते हुए बोला, आंटी अब वह स्टार है, लाखों लोग हमारी कहानी देख रहे हैं और तारीफ तो पूछो ही मत।
मोहित अरुण की मां से भी उतना ही घुला मिला था। वह अक्सर उनके घर आता जाता रहता था, घर का सदस्य जैसा ही बन गया था। फिर वह अरुण के कमरे की तरफ बढ़ गया। अरुण अपने कमरे में बहुत सी किताबें बिखेरे हुए था। वह उन सभी किताबों को पलट पलट कर ऐसे देख रहा था जैसे उनमें कुछ ढूंढ रहा हो। मोहित गेट से चिपक कर बोला, यह संजना कौन है? अरुण उसकी बात पर बिना गौर किए उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा। मोहित मजाक करते हुए बोला, फिर से नई गर्लफ्रेंड या पुरानी वाली जिसके बारे में मुझे पता नहीं। तब तक अरुण वॉशरूम में जा चुका था। मोहित हाल में आकर सोफे में ढंसते हुए बोला, आंटी चाय नाश्ते का इंतजाम करो। कमला किचन की तरफ जाते हुए बोली, तुम लोग भूतों के चक्कर में खुद ही भूत ना बन जाओ। इतने में बाहर से दरवाजे की घंटी बजी। कमला किचन में थी, इसलिए मोहित ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक खूबसूरत कमसीन नौजवान लड़की खड़ी थी। उसने शरीर से चिपके हुए सिर से पैर तक काले रंग के कपड़े पहने थे। लड़की ने मोहित की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय, मैं संजना। मोहित मुस्कुराते हुए बोला, आइए। संजना भी हल्के से मुस्कुराई और बोली, लोगों के दिलो दिमाग को पढ़ना मेरा काम है और जज्बातों से खेलना मेरा शौक। मोहित संजना की आंखों में देखते हुए मन ही मन सोचने लगा, काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मालूम पड़ती है। उसने गेट से साइड होते हुए उसे अंदर आने का इशारा किया। संजना अंदर आते हुए बैठक रूम में सोफे पर जाकर बैठ गई, लेकिन वह उस सोफे पर नहीं बैठी जो सामने रखा था। वह किनारे वाले सोफे पर जाकर बैठी। मोहित यह देख रहा था और मन ही मन सोचने लगा, ऐसा क्यों? फिर खुद को समझाते हुए बोला, होगा कोई लॉजिक। इतने में कमला चाय नाश्ता लेकर हॉल में आई। संजना ने कहा, यह सब मैं नहीं खाती। फिर तीनों के बीच इधर उधर की बातें चलने लगीं। कुछ देर में अरुण भी पानी से भीगा चेहरा तौलिए से पोंछता हुआ बाहर आता है। मोहित अरुण को देखते ही व्यंग्यात्मक लहजे में कहता है, तो ये हैं गुरु, इन्हीं मैडम की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे थे। अरुण ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और संजना की तरफ जाकर बैठ गया। संजना ने पूछा, होप यू आर फाइन। अरुण इत्मीनान से संजना के बगल में जो सोफा था उसमें जाकर बैठ गया। संजना से बोला, जैसा होना चाहिए। मोहित संजना की तरफ इशारा करते हुए मजाकिया लहजे में बोला, यह भूत विशेषज्ञ मतलब असाधारण विशेषज्ञ। संजना ने चाय का कप नीचे रखते हुए कहा, अच्छा, फिर तो ये बड़े काबिल होंगे। अरुण मुस्कुराते हुए बोला, तुम भी ना। फिर सोफे में आराम से ढंसते हुए कहा, जिंदगी में सुकून होना बहुत जरूरी है। संजना ने कहा, सुकून से जीने के लिए इंसान को गरीब होना पड़ता है। बिना चैन का सौदा किए ऐशो आराम कहां मिलता है। अरुण लंबी सांस भरते हुए बोला, जो भी हो, जैसा भी हो, है तो जिंदगी से ही। मोहित मन ही मन सोच रहा था, यह लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं क्या, पहेली बुझा रहे हैं। फिर बीच में ही ठाका लगाते हुए बोला, मेरे समझने लायक कुछ है, मैं इतना भी नालायक नहीं हूं। मेरी मां तो यही कहती हैं, डैड का थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। संजना मोहित की बातों पर ध्यान दिए बिना अरुण से बोली, जिस मुकाम तक पहुंचे हो तुमने सब कुछ दांव पर लगाया है, ऐसे ही छोड़ दोगे? अरुण कुछ देर सोचते हुए बोला, क्यों नहीं। संजना हंसते हुए बोली, अब यही तुम्हारी दुनिया है। मोहित से चुप नहीं बैठा जा रहा था। वह फिर से कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है और संजना से पूछता है, क्या तुमने कभी कोई ऐसी चीज देखी है? संजना जोर से हंसते हुए बोली, भूत? ये इतने भी डरावने नहीं होते। ये कहते हुए संजना की आंखों में एक अलग ही चमक थी। संजना अचानक से उठती है और कहती है, फिर मिलते हैं। ये कहकर वह वहां से जाने लगती है। मोहित अरुण से मजाक करते हुए कहता है, ये पहेली बुझाने वाली लड़की किस लिए आई थी? अरुण बस इतना कहता है, बस ऐसे ही मिलने। कुछ हमने उसे जाना, कुछ उसने हमें। मोहित आह भरते हुए बोला, मैं पागल दीवाना हूं, मैंने कुछ नहीं जाना। फिर उठते हुए बोला, मुझे भी चलना चाहिए। अरुण अपने ही विचारों में खोया हुआ था। उसने न रुकने को कहा और न ही जाने को। मोहित वहां से चला गया। अरुण को अब हर समय अपने आसपास किसी की मौजूदगी का अजीब सा एहसास होने लगा था।
एक दिन जब वह बाथरूम में नहा रहा था, बाहर से दरवाजा अचानक बंद हो गया। अरुण ने कमला को आवाज लगाई, दरवाजा खोलिए। वह बेचैनी से बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से हिलाने लगा। जैसे ही कमला ने दरवाजा खोला, अरुण ने पूछा, यह लॉक कैसे हो गया? कमला जैसे कुछ भूल गई हो, अपना सिर पकड़ते हुए बोली, मैंने बंद किया होगा। अरुण को यह बात अजीब लगी। उसने पूछा, ऐसा क्यों? कमला बात टालते हुए बोली, मुझे कुछ याद नहीं है, और वहां से चली गई। एक रात सोते समय अरुण को ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वह उठने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उठ नहीं पाता। तभी फोन की रिंग से उसकी नींद खुल जाती है। आधी रात हो चुकी थी। अचानक उठकर बैठता है। मोबाइल में अज्ञात नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने फोन उठाया। उधर से एक मादकता भरी आवाज आई। डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरुण ने सांस भरते हुए पूछा। कौन बोल रहा? उधर से आवाज आई। बस तुम्हारी। अरुण समझा नहीं। फिर उधर से हंसने की आवाज आई। संजना। अरुण ने पूछा, क्या वक्त है? संजना बोली, क्या करूं? राज की बात रात में ही होती है। अरुण ने कहा, कौन सी बात? संजना बोली, बसंतपुर का नाम तो सुना है? अरुण कुछ याद करने की कोशिश करता है और बोला, हाँ सुना तो है। संजना बोली, वहीं चलना है। अरुण ने पूछा, ऐसा क्या है? संजना ने कहा, अब हम टीम हैं, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। वहां बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारे लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। यह कहते हुए फोन कट गया। अरुण संजना के ख्यालों में खोता चला गया। तब कॉलेज की पढ़ाई खत्म ही की थी। इधर उधर नौकरी की तलाश में भटकता रहता था, लेकिन उसे कहीं कोई ढंग की जॉब मिल नहीं पा रही थी। संजना को अनजाने में ही एक दिन कॉफी शॉप में देखा। दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, लेकिन कोई बात नहीं हुई। अरुण ने कई दिनों तक उस कॉफी शॉप के चक्कर काटे, लेकिन संजना नहीं दिखी। एक दिन वह फिर उसे एक रास्ते में जाती हुई दिखी। अरुण की खुशी का ठिकाना न रहा। वह इतना खुश हुआ जैसे उसने जैसी जॉब की कल्पना की थी वह उसे मिल गई हो। उसके पीछे पीछे चलने लगा। संजना ने कुछ देर तक तो इग्नोर किया, फिर जब काफी दूर तक उसके साथ ही चलता रहा तो संजना पीछे पलटते हुए बोली, एक्सक्यूज मी मिस्टर, आपको मुझसे कोई काम है? अरुण हिचकते हुए बोला, नहीं। संजना बोली, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? अरुण बोला, आप वही हैं ना, उस दिन मैंने आपको उस कॉफी शॉप में देखा था। संजना बोली, तो क्या? अरुण बोला, बस ऐसे ही। वैसे आप करती क्या हैं? संजना बोली, मैं पैरानॉर्मल सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रही हूं, काल्पनिक दुनिया में सच को खोजती हूं। अरुण ने उत्सुकता से कहा, वाओ, यह तो बहुत अच्छा काम है, मुझे भी यह चीजें पसंद हैं। उस दिन के बाद दोनों का उस कॉफी शॉप में मुलाकात का सिलसिला बढ़ता गया। संजना उसे एक नई दुनिया से रूबरू करवाने लगी। अरुण की भी दिलचस्पी बढ़ने लगी। वह भी संजना द्वारा बताई गई चीजों पर खो जाता। एक दिन अरुण जॉब और पैसों को लेकर काफी परेशान था। संजना उसे कुछ ऐसा करने को कहती है जिससे उसकी सारी समस्या दूर हो जाए। उसने एक बहुत ही प्राचीन रहस्यमय किताब दी जो तांत्रिक क्रियाओं से संबंधित थी। अरुण उस किताब में बताई गई प्राचीन तांत्रिक पूजा पद्धति को पूरा करने के लिए कई दिनों तक किसी सुनसान जगह पर घर के बाहर रहा। भूख प्यास सहन कर सिद्धि में लगा रहा। फिर अचानक से अरुण के माथे पर बल पड़ने लगता है। पसीने पसीने होते हुए वह अपने बिस्तर से उठ जाता है। कुछ देर बाद फिर से फोन से बीप की आवाज आई। इस बार संजना का मैसेज था, अगले दिन कहां पर मिलना है, कितने बजे मिलना है और पूरा पता। अरुण बेचैन हो उठा। क्या मालूम अब कौन सी मुसीबत आ जाए, क्या होगा? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह नींद खुलते ही अरुण ने मोहित को कॉल किया, बसंतपुर चलना है। मोहित ने पूछा, वह भी साथ होगी? अरुण ने कहा, तू कहेगा तो बुला लेंगे। अरुण ने घड़ी की ओर देखा और कहा, 12 बजे की फ्लाइट है, जावेद को लेकर पहुंच जाना। वह तैयार होकर घर से निकलने की तैयारी में था। कमला ने उसे टोकते हुए कहा, फिर चल दिया भूत पकड़ने? मोहित हंसते हुए बोला, तू साले कमजोर खिलाड़ी नहीं है, मुझे मालूम है। अरुण ने कमला की ओर प्यार से देखते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिएगा, मैं जल्द लौट आऊंगा। ये कहते हुए वह घर से बाहर निकल गया।
कमला उसे जाते हुए देखती रही और सोचने लगी, यह ऐसे नहीं सुधरेगा, मेजर साहब से बात करनी ही पड़ेगी। दोपहर का वक्त था। अरुण, मोहित और जावेद तीनों एयरपोर्ट पहुंच गए। संजना पहले से ही इंतजार कर रही थी। अरुण को देखते ही उसने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, चले फिर। संजना के अरुण की ओर झुकाव को देखकर मोहित ने कहा, तुम दोनों की केमिस्ट्री देखकर लग रहा है कोई अच्छा सल्यूशन निकलेगा। अरुण कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह बोलने के लिए मुंह खोलता है, संजना बीच में ही बोल पड़ती है, वैसे ही जैसे एक शिकारी शिकार को जानता है और मुझे शिकार करना पसंद है। अरुण से, क्यों घोस्ट हंटर? मोहित को कुछ समझ नहीं आता और वह अरुण की ओर सवालिया निगाहों से देखता है। अरुण ने मोहित के कंधे पर थपकी देते हुए कहा, हमें चीजों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए उन्हें समय पर छोड़ देना चाहिए। फिर उसने बोर्डिंग की तरफ बढ़ने का इशारा किया। सभी अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। अरुण की सीट संजना की सीट के बगल में थी। अरुण के दिमाग में एक साथ कई सवाल कौंध रहे थे। वह सोच रहा था, इस पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं है। उसने उसकी ओर देखा, लेकिन ख्यालों में खोया रहा। संजना बड़े आत्मीयता से अरुण का हाथ सहलाते हुए कहती है, कभी कभी अजनबी लोग भी अपने हो जाते हैं और अपने पर आए। उसकी कनखियों में एक उम्मीद थी। अरुण ने उसकी आंखों में झांकते हुए जैसे उसे पढ़ने की कोशिश की। संजना ने कहा, सब समझ जाओगे, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब ठीक होगा। फ्लाइट की स्पीड धीरे धीरे मध्यम होते हुए एयरपोर्ट पर लैंडिंग की ओर बढ़ रही थी। 5 घंटे कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। मोहित और जावेद सोए रहे। उन्हें नहीं पता था कि वे कहां जा रहे हैं या क्यों जा रहे हैं। उन्हें लगता था कि अरुण को सब मालूम होगा और इसलिए उन्होंने अरुण से सवाल नहीं किया। आंखें बंद कर वे उसके भरोसे पर थे। अरुण उनके लिए दोस्त से बढ़कर भाई था। वह भी उनकी हर जरूरी छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखता था। फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड हो चुकी थी। मोहित ने संजना की ओर देखकर पूछा, जाना कहां है? अरुण ने संजना की ओर देखा। मोहित अपनी सीट से उठते हुए बोला, क्या बात कर रहे हो, तुम्हें भी नहीं मालूम? अरुण को इस बार संजना के चेहरे का हाव भाव देखकर बड़ा अजीब सा लगा। फिर उसने सोचा, शायद सस्पेंस इसके किरदार में ही हो, साइकेट्रिस्ट जो है। संजना अपना बैग उठाते हुए बोली, वहीं जाना है जहां जाना चाहिए। संजना तीनों को अपने पीछे आने का इशारा करती है। चारों एयरपोर्ट के बाहर आ गए। वहां से टैक्सी पकड़कर सीधा बसंतपुर। अरुण के जहन में कई तरह के सवाल थे, लेकिन संजना कुछ बताने को तैयार नहीं थी। थोड़ा और इंतजार करो, मालूम चल जाएगा। बसंतपुर के तंग गली से होते हुए टैक्सी एक मकान के पास जाकर रुक गई। संजना टैक्सी से उतरकर उस मकान की डोरबेल बजाती है। एक महिला ने दरवाजा खोला। संजना ने पूछा, रंजीत जी घर पर ही हैं? महिला ने हाँ में सिर हिलाया और संजना को अपने पीछे आने को कहा। अंदर कमरे में एक बूढ़ा आदमी खाट पर बीमार हालत में लेटा था। अरुण ने संजना से मुखातिब होकर पूछा, क्या हुआ इन्हें? ये कौन है, कुछ बताओगी? संजना कुछ बोलती कि रंजीत अपनी आंखें खोलते हुए उठने की कोशिश करते हैं मगर उठ नहीं पाते। संजना ने कहा, लेटे रहिए। वह उनकी खाट पर बैठ गई। बगल में सोफा था। अरुण, मोहित और जावेद भी बैठ गए। संजना ने रंजीत से पूछा, अब कैसी तबीयत है? रंजीत का चेहरा फक पड़ा था, पूरा सफेद, बस हड्डियों का ढांचा। प्राण देह में फंसे थे, इसीलिए पलकें झपक रही थी। पूरा जोर लगाते हुए बोले, तबीयत का क्या होना है? संजना ने अरुण और मोहित की ओर देखते हुए कहा, ये लोग बड़ी दूर से आए हैं, ये आपकी मदद करेंगे। रंजीत बड़े ही आत्मीय भाव से अरुण, मोहित और जावेद की ओर देखते हुए बोले। अरुण को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि किस प्रकार की मदद करनी है। उस वृद्ध आदमी को इस हालत में देखकर उसका हृदय करुणा और दया के भाव से भर गया। द्रवित मन से बोला, जी बिल्कुल, जो भी कर सकता हूं पूरी कोशिश करूंगा। मगर आपको हुआ क्या, ऐसे क्यों हैं? रंजीत इत्मीनान से आत्मा अभिव्यक्ति सुनाने लगे। कुछ महीने पहले मेरी पोस्टिंग बसंतपुर में हुई थी। स्टेशन छोटा है, ज्यादा कर्मचारी नहीं, बस रेगुलर 2-4 ही थे। ट्रेन का ज्यादा आना जाना नहीं रहता था।
ज्यादातर मालगाड़ी ही आती जाती थी, आउटर में खड़ी रहती हैं। यात्री ट्रेन कुछ दिन में कुछ रात में गुजरती हैं। ये कहते कहते उनके माथे पर बल पड़ने लगे, जुबान लड़खड़ाने लगी। रात 11 बज रहे थे। स्टेशन में कोई सवारी तो थी नहीं। मैंने हरी झंडी दिखाकर अपनी केबिन में जाने लगा। ट्रेन भी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म को पार कर जाने लगी। इतने में मैंने देखा एक लड़की ट्रेन के पीछे पीछे भाग रही है। ट्रेन में चढ़ने के बजाय भागे जा रही है। मैंने भी ध्यान नहीं दिया और अंदर चला गया। दूसरे दिन फिर से प्लेटफॉर्म पर कोई सवारी नहीं थी। मैं झंडी दिखाकर अंदर जाने लगा। वही लड़की फिर ट्रेन के पीछे पीछे भाग रही थी। इस बार मैं कुछ देर खड़े होकर उसे देखने लगा। देखते देखते वह लड़की ट्रेन से आगे निकल गई। अब मेरा शक गहरा गया। पहले जो स्टेशन मास्टर था उसने भी यही सब देखा था। उसके साथ भी कुछ अजीब घटनाएं घटी थीं, जिसके बाद उसने अपना तबादला करवा लिया। बात आई गई हो गई। जब मैं वहां काम करने आया, वहां के लोगों से उसके बारे में पता चला। मैंने इसे मजाक में लिया और उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा ही चलता रहा। मैं उसे देखता और अंदर चला जाता। रात में बाकी लोग तो चले जाते थे, मैं ही बस बचता था। एक तरफ डर था, दूसरी तरफ हकीकत। मैंने सोचा मालूम किया जाए, आखिर है क्या। हो सकता है मेरा वहम हो। पहले ऐसे किसी चीज से मेरा सामना नहीं हुआ था। मुझे भी लगा कि इसे जाना चाहिए। वह लड़की है कौन? हो सकता है वह कोई पागल हो। बेवजह ही लोग भ्रम फैला कर रखे हैं। अरुण को धीरे धीरे वह ट्रेन वाला दृश्य याद आने लगा। कहीं वही तो नहीं जिसे उसने उस दिन ट्रेन में देखा था। वह बीच में बोल पड़ा, नहीं वह सच था। रंजीत से पूछा, फिर क्या हुआ? बोलते बोलते रंजीत के रोंगटे खड़े हो गए। चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, शरीर भी कंपकपा रहा था। लंबी सांस भरते हुए बोले, मैं उसके पीछे पीछे गया, न मालूम वह कहां चली गई। टॉर्च जलाई, इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। मैंने सोचा कल पहले से चुपचाप ट्रेन आने से पहले ही देखूंगा। फिर स्टेशन की तरफ लौटने लगा। पीछे से कुछ आवाज आई, जैसे कोई कुछ बोल रहा हो। मैंने मुड़कर टॉर्च की लाइट मारी। एक औरत पटरी की तरफ पीठ करके बैठी थी, धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रही थी। मैंने उसे आवाज लगाई। पलटकर उसने कोई जवाब नहीं दिया। हिम्मत करके उसके पास जाने लगा। जैसे ही उसके पास पहुंचा, वह पटरी पर दौड़ते हुए भागने लगी। मैंने उसका पीछा नहीं किया और सोचा जाने दो। जैसे ही लौटने को हुआ, एक भयानक शक्ल मेरे सामने थी। फिर उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। आंख खुली तो अपने केबिन की सीट पर मिला। वहां आसपास और कोई नहीं था। सुबह होने पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनसे पूछा, मुझे कौन लाया? किसी को कुछ नहीं मालूम। मोहित बीच में ही रंजीत की बात काटते हुए बोला, भली चुड़ैल मालूम पड़ती है। अरुण ने मोहित को चुप रहने का इशारा किया। रंजीत अपनी बात जारी रखते हुए बोले, वह दिन और आज का दिन शरीर पूरी तरह से ठंडा रहता है, बदन में जान नहीं, जैसे किसी ने खींच लिया हो। बहुत से डॉक्टर को दिखाया, झाड़ फूंक भी करवाया, कुछ भी नहीं हुआ। संजना घड़ी के कांटे की ओर देखते हुए अपनी जगह से उठ खड़ी होती है। चिंता मत करो, जल्दी ही ठीक हो जाओगे। फिर अरुण की ओर देखते हुए बोली, अब हमें चलना चाहिए। सभी रंजीत के घर से बाहर आने लगे। संजना के बैग में रखी एनर्जी डिटेक्टिंग मशीन बीप बीप की आवाज करने लगती है। संजना बोली, यह भी ना। अरुण, यहां कुछ तो है। तब तक वे चारों रंजीत के घर से बाहर आ गए। मशीन ने भी आवाज करना बंद कर दिया। संजना अरुण की ओर देखते हुए बोली, हो सकता है किसी प्रकार की ऊर्जा का दबाव हो। हंसते हुए वह बोली, या कोई स्पिरिट हो सकती है। मोहित, मुझे भी लगता है। तभी एक टैक्सी पास आकर रुकती है। संजना उन सबको टैक्सी में बैठने का इशारा करती है। सभी टैक्सी में बैठते हुए, अरुण, उम्मीद है वह ठीक हो जाएंगे। संजना, कौन? रंजीत, सो तो है। संजना आगे की सीट पर बैठी थी। वह पीछे मुड़ते हुए अरुण की ओर देखकर बोली, इसके लिए तुम्हें मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। अपने दिमाग पर पूरी तरह नियंत्रण रखना होगा। मोहित उन दोनों को बीच में टोकते हुए बोला, तुम लोग यह क्या पहेलियां बुझाते रहते हो? ऐसा लगता है हम भूतिया कहानी के सस्पेंस किरदार बन गए हैं। हम असली आदमी हैं। संजना अपनी एक आंख दबाते हुए बोली,
मजा तो अब आने वाला है, क्या पता वहां क्या हो। टैक्सी रोड पर सरपट दौड़ने लगती है। कुछ देर बाद ड्राइवर ने पूछा, मैडम आपने बताया नहीं, जाना कहाँ है? संजना, बसंतपुर स्टेशन। ड्राइवर गाड़ी में ब्रेक लगाते हुए बोला, वह तो कई महीनों से बंद पड़ा है, आपको मालूम नहीं है क्या? वहां कोई नहीं जाता। संजना, कोई नहीं जाता लेकिन हम जाएंगे। ड्राइवर, हम नहीं मैडम, आप लोग ही जाएंगे। अरुण, ठीक है, बाहर तक तो छोड़ दोगे? ड्राइवर, आप कहेंगे तो छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी मानिए, आप लोग भी मत जाइए। मोहित, तुम जानते हो हम लोग कौन हैं? संजना ड्राइवर से, अब चलो भी। ड्राइवर टैक्सी स्टार्ट कर बसंतपुर स्टेशन की ओर मोड़ देता है। कुछ देर खामोशी पसरी रही, किसी ने कुछ नहीं बोला। ड्राइवर ने फिर हिम्मत कर कुछ बोलना चाहा। साहब, आपने बताया नहीं, आप लोग कौन हैं? मोहित, भूत शिकारी। ड्राइवर, भूत शिकारी मतलब भूत पकड़ने वाला? ड्राइवर राहत की सांस लेते हुए, ऐसा बोलो ना साहब, डरा ही दिया था। टैक्सी बसंतपुर स्टेशन की ओर बढ़ रही थी कि ड्राइवर ने पहले ही टैक्सी रोक दी। अरुण, क्या हुआ? ड्राइवर, कुछ दूरी पर है, आप लोग पैदल चले जाइए, मुझे माफ करिए, बाल बच्चे वाला आदमी हूं, अकेला ही कमाने वाला हूं। टैक्सी से वे लोग उतर गए। संजना ड्राइवर से, चलो कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। ड्राइवर को पैसे पकड़ाकर, मेरी तरफ से अपने बच्चों को चॉकलेट खिला देना। ड्राइवर ने पैसे पकड़े और फुल स्पीड में टैक्सी लेकर वहां से भागा। टैक्सी एक पेड़ से टकराते टकराते बची। मोहित हंसते हुए, साला बिना भूत देखे ही मरमरा जाएगा। सभी लोग बसंतपुर स्टेशन पहुंच गए। रात के लगभग 1 बजे का समय था। छोटा सा स्टेशन था, चारों तरफ से खुला। सामने एक टिकट काउंटर और अंदर ऑफिस था। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। बाहर खुले में बैठने के लिए कुछ लोहे की कुर्सियां पड़ी थीं। संजना जावेद की ओर देखते हुए, तुम बोलते नहीं हो क्या? जावेद, जितनी जरूरत हो उतना ही बोलता हूं। संजना, अच्छा तो फिर काम पर लग जाओ, तुम्हारी नजर कैमरे की नजर होनी चाहिए। संजना ईएमएफ मशीन को चेक करती है। ठीक है, पॉजिटिव वाइब है। अरुण की तरफ मुस्कुराते हुए, शायद तुम्हारे होने से मशीन की दिल की धड़कन बढ़ गई, चलो अब बढ़ते हैं। संजना धीरे धीरे बिल्डिंग की ओर जाने लगी। अरुण संजना के पीछे ही था। क्या तुम्हें डर लग रहा है? संजना, स्प्रिट एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, हम में भी यह होता है लेकिन उतना मजबूत नहीं होता। कुछ लोगों में विशेष शक्ति होती है जिसे हम रा भी कहते हैं, वह भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। मोहित, यह तो मेरी समझ से परे है। चलते चलते सभी स्टेशन के अंदर दाखिल हो चुके थे। बढ़ते बढ़ते एक पुराने झाड़नुमा पेड़ के पास जा पहुंचे। ईएमएफ मीटर कुछ एनर्जी डिटेक्ट करता है। संजना सबको अलर्ट रहने का इशारा करती है। कोई एनर्जी जैसे उसे छूकर गुजरी। सभी पेड़ के पास से दूर हट जाते हैं। अरुण वहीं पर खड़ा रहता है। संजना अरुण से, पीछे हट जाओ। अरुण धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जैसे उनकी बातों को सुना ही ना हो। जावेद जैसे ही अपने कैमरे का रुख पेड़ की ओर करता है, पेड़ की पत्तियां हिल रही थीं। जैसे ही कैमरे का फोकस उसकी तरफ बढ़ता है, एक परछाई शरीर का आकार लेती हुई पेड़ पर से कूदकर रेलवे ट्रैक पार कर कहीं खो गई। संजना, यहां कुछ तो है। मोहित जोर जोर से हाँफते हुए, क्या वही चुड़ैल है? अरुण, शायद उस दिन ट्रेन से जाते हुए मैंने देखा था, उस भूतिया गांव के जंगल में भी कुछ न कुछ कनेक्शन है। यह हमें किसी जाल में फंसा रही है। मोहित, हम इसका शिकार बने, इससे अच्छा है लौट चलते हैं। अरुण, इस बार हम उसका शिकार करेंगे। मोहित के चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। देख, मजाक न किया कर, ऐसी हालत में डर के मारे मेरी तो जान निकली जा रही है। संजना बैग से कुछ डिवाइस निकालते हुए जावेद से, मिस्टर चुपचाप, क्या तुम भी डरे हो? जावेद कैमरा हटाते हुए ना में सिर हिलाता है। संजना अपने पीछे आने का इशारा करती है। रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ते हुए बाकी लोग भी जैसे ही आगे बढ़ते हैं, दूर कहीं से मालवाहक ट्रेन के आने की सायरन सुनाई पड़ती है। सभी अलर्ट हो गए। संजना, शायद वह फिर से आए। जावेद कैमरे के साथ पूरी तरह तैयार हो जाता है। सभी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने लगे।
ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, साथ में एक परछाई भी बढ़ रही थी। जावेद उस परछाई को पूरी तरह कैमरे में कैप्चर करना चाहता था और उसके और करीब जाने लगा। चारों ट्रेन के पीछे पीछे भागने लगे। अरुण तेजी से उसका पीछा करते हुए भागने लगा। प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर ट्रेन से आगे हो गया। अचानक से झटके से मोहित प्लेटफॉर्म से नीचे पटरी पर जा गिरा। जल्दी से अपने को संभालते हुए पटरी के उस ओर कूद गया। कुछ सेकंड की और देर करता तो शायद ट्रेन ऊपर से गुजर जाती। ट्रेन के इस तरफ अरुण और जावेद थे। संजना वहां नहीं थी। दोनों ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। एक बवंडर सा उठा और दोनों को एक झटके में लपेटकर ट्रेन की तरफ फेंक दिया। ट्रेन की खिड़की में लगी ग्रिल से टकराकर जावेद के हाथ से कैमरा छिटक कर दूर जा गिरा। जावेद कैमरे के बल जमीन पर गिरा। तीनों की हालत अब उठने की नहीं थी। ट्रेन के गुजरने के बाद अरुण को कुछ दूरी पर अंधेरे में किसी की चीख पुकार सुनाई दी। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने जेब से मोबाइल निकाला और उसकी फ्लैशलाइट के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी उसे कुछ काले रंग में दिखा। उसने आवाज लगाई, संजना, क्या तुम हो? काफी ध्यान देने के बावजूद कुछ साफ समझ में नहीं आ रहा था। उसने दोबारा आवाज लगाई, लेकिन इस बार वह वहां नहीं थी। अरुण समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने सोचा कि अगर उसने डर दिखाया या भागने की कोशिश की तो ये साया उस पर हमला कर सकता है। वह धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकने लगा और प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक से उसने अपने चारों तरफ एक साया मंडराता हुआ देखा। उसी समय उसके दिल से एक आवाज आई, डरना नहीं है। अरुण निर्भीक होकर रुक गया और चीखते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाला, यहीं हूं, तुझसे डरने वाला नहीं, सामने आ। वह साया ठहर गया और तेजी से एक भयानक आकार में बदलकर जैसे अंधेरे का मुंह खुल गया हो, अरुण को अपनी ओर खींचने लगा। अरुण भी पूरी शक्ति से खुद को पीछे की ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। चारों ओर की ध्वनि गूंजने लगी। तभी संजना ने खुद को संभालते हुए जिस ओर से आवाज आ रही थी उस दिशा में भागना शुरू कर दिया। मोहित भी खुद को संभालते हुए उसी दिशा में दौड़ा। संजना ने ईएमएफ मशीन एक हाथ में पकड़ी और बैग से एक और मशीन निकाली, जो शायद ईवीपी मशीन थी, जिससे लो फ्रीक्वेंसी आवाजें रिकॉर्ड होती हैं, जो सामान्य रूप से कानों से सुनाई नहीं देती। वह उस आवाज को रिकॉर्ड करने लगी। संजना जैसे ही अरुण के पास पहुंची, मशीन में कुछ अज्ञात फ्रीक्वेंसी की बहुत ही धीमे स्वर में फुसफुसाहट दर्ज हुई। अरुण की आवाज के साथ पीछे से एक और आवाज आ रही थी, तुम्हारी रूह जब तक मेरी नहीं हो जाती मुझे चैन नहीं मिलेगा, आओ मेरे पास, मुझसे दूर मत जाओ। तेजी से एक परछाई उनकी तरफ बढ़ने लगी। मोहित बोला, यहां से निकलते हैं। जावेद ने कहा, कैमरा टूट गया, रिकॉर्ड कैसे करें? मोहित ने चिल्लाकर कहा, यहां जान जा रही है और तुझे रिकॉर्डिंग की पड़ी है। संजना बोली, डू प्रोफेशनल, और अपना बैग निकालते हुए कहा, मेरे पास एक डिवाइस है जो हाई फ्रीक्वेंसी की हीट प्रोड्यूस करती है। संजना ने डिवाइस ओपन करते हुए उसकी लाइट को अपने चारों तरफ फोकस किया। जैसे ही उसने उसे ऊपर की ओर किया, उस परछाई से टकराई जो उनके आसपास मंडरा रही थी। संजना ने कहा, वह हमारे आसपास ही है। प्लेटफॉर्म से सटी एक पगडंडी थी। स्टेशन की मुख्य इमारत से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक लॉकर रूम था। उसमें आगे पीछे 2 खिड़कियां थीं। उन्होंने उसे खोलकर देखा और जैसे ही लाइट जलाई, अंदर से अजीब सी दुर्गंध और धुआं उठने लगा। धुएं के कारण अंदर का दृश्य साफ नहीं दिख रहा था। अचानक से कुछ आवाजें भी आने लगीं। सभी भागते हुए उस तरफ बढ़े और अंदर क्या है यह देखने की कोशिश कर ही रहे थे कि ट्रेन के सायरन की आवाज आई। अरुण ने कहा, लगता है ट्रेन आ रही है। तभी खिड़की से जैसे कोई रूह बड़ी तेजी से धक्का देकर गुजरी और सभी की दिल की धड़कनें कुछ सेकंड के लिए रुक गईं। अरुण और मोहित प्लेटफॉर्म की ओर भागे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में गई। ये लोग पटरी की ओर भाग रहे थे। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ी, उसके साथ ही बड़ी तेजी से दौड़ने और चीखने की आवाजें आने लगी। प्लेटफॉर्म पर आते ही ट्रेन की स्पीड और बढ़ती चली गई और हवा के झोंके की तरह वहां से गुजर गई।
अरुण कुछ सेकंड के लिए शॉक्ड हो गया। यह क्या हो गया? ये लोग कहाँ गए? अभी अभी तो यहीं थे। बिना किसी हलचल के वह वहीं बैठ गया। अंधेरे में ज्यादा कुछ तो दिख नहीं रहा था, लेकिन चांद की रोशनी में इतना समझ आ रहा था कि कोई परछाई इधर उधर मंडरा रही हो, जैसे उसे ही ढूंढने की कोशिश कर रही हो। वह रूह जैसे ही उसकी तरफ झपटी, अरुण उस ओर भागा जिस ओर से चीखने की आवाज आई। उसने देखा कि पटरी पर कोई अस्त व्यस्त हालत में पड़ा है। करीब जाकर देखा तो वह जावेद था। उसकी गर्दन पर जैसे ट्रेन गुजर गई हो। अरुण के होश उड़ गए, प्राण मानो सूख गए। कुछ दूरी पर मोहित बेहोशी की हालत में पड़ा था। अरुण उसकी ओर भागा। जैसे ही मोहित को होश आया, उसने चुप रहने का इशारा किया। वे बाहर जाने के लिए जिस दरवाजे की ओर भागे, जैसे ही उस तरफ बढ़े वह रूह मंडराने लगी। वे भागकर दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह गेट पर भी दिखी। अरुण गेट की तरफ जंप करता है और वह रूह उस पर झपटती है, जैसे उसके शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो रही हो। उसका शरीर पीला पड़ने लगा। पूरी कोशिश के बावजूद भी अरुण उस रूह से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। जैसे ही उस रूह ने उसका शरीर छोड़ा, अरुण अपनी चेतना में लौटते ही उठ खड़ा हुआ। तभी संजना वहां पहुंच जाती है और बिना देरी किए अपने हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ऊर्जा की गर्मी पैदा करती है। वह अरुण और मोहित को गेट के बाहर खींच लाती है। सुबह होने पर पुलिस की मदद से जावेद के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और फिर उसके घर भेज दिया गया। जावेद के घर में मातम पसरा हुआ था। उनके घर पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। उनका जवान बेटा अब इस दुनिया में नहीं था। उन्होंने बड़ी उम्मीदों से उसे पढ़ाया लिखाया था। सोचा था कि वह बड़ा होकर उनकी आंखों की रोशनी बनेगा, पर उनकी उम्मीदें कहीं खो गईं और उनके सामने एक भयावह हकीकत थी। उनका जवान बेटा उनके सामने पड़ा था, लेकिन उन्हें उसे देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। जिस बेटे की डोली उठने की तैयारी थी, अब उसका जनाजा उठ रहा था। अरुण और मोहित ने उसे कंधा दिया और उसकी आखिरी मंजिल तक छोड़कर अलविदा कहा। इस घटना के बाद सभी सहम गए थे। जावेद की मौत उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी। अरुण की मां कमला ने सख्त हिदायत दी थी कि वह यह काम छोड़ दे। कुछ भी कर, पर यह काम नहीं करना। मोहित ने भी पूरी तरह से मन बना लिया था कि वह अब यह काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।